नमस्कार। उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए और अपने माता पिता का नाम लेते हुए आज का ये अध्याय एक का हिंदी व्याकरण व विराम चिन्ह के बारे में बात करने जा रहे हैं। वर्णमाला एक दृष्टि में क्या क्या है देखेंगे। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वर्णमाला वर्ण तालिका स्वर स्वर में ह्रस्व और दीर्घ आएंगे। ह्रस्व में आएंगे अ ई उ रू 4। उसके बाद दीर्घ में आएंगे आ ई उ ए ऐ ओ 7 आएंगे इसमें। उसके बाद स्पर्श स्पर्श में आएंगे देखिए क वर्ग से प वर्ग तथा ड ढ। स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से आते हैं। क वर्ग से स्पर्श व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन ही है। स्पर्श क वर्ग से प वर्ग तथा ड ढ, ये दोनों ध्वनियां आती है। टोटल क वर्ग से प वर्ग तक 25 और ये दो मतलब 27। अंतस्थ अंतस्थ मतलब लास्ट वाले कौन से आते हैं, यर ल व, ये 4। ऊष्म ऊष्म देखो श श स ह। आगत आगत जो आई हुई है आगत। क ख ज फ, जिसमें ज फ दो ही लिया है नुक्ता वाले। ज फ दो आगत। संयुक्त संयुक्त में छ त्र ज्ञ श, ये 4। तो देखिए स्पर्श 25 प्लस अंतस्थ 4 प्लस ऊष्म 4 प्लस ड वर्ण को छोड़कर व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11 और कुल व्यंजनों की संख्या 41, मतलब टोटल हिंदी वर्णमाला 52। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वर्णमाला पुनरावलोकन। उसमें देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। कम समय लगने वाला ह्रस्व, ज्यादा समय लगने वाला आगे देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, मतलब देखिए स्वर नहीं बोला है, ह्रस्व स्वरों से ज्यादा या अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है अ ई उ रू, मूल स्वर है अ ई उ रू। दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ। नेक्स्ट है दीर्घ संधि स्वर है आ ई उ आ में। उसके बाद संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ औ। उसके बाद आगत स्वर है आ। अग्र स्वर है ई ए ऐ। मध्य स्वर है अ। पश्च स्वर है आ उ ओ औ ओ आ, ये पश्च स्वर है। संवृत्त स्वर ई उ, संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर ए ओ। विवृत स्वर आ ऐ। दीर्घ विवृत स्वर ए अ ओ आ। नेक्स्ट उसके बाद कुल व्यंजनों की संख्या 41, मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ क और श से मिलकर क्ष बना है। त्र त प्लस र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ ज से मिलकर ज्ञ बना है। श्याम र से श्रम बना है। क वर्ग ध्वनिया है क ख ग घ ङ। च वर्ग है च छ ज झ ञ। उसके बाद ट वर्ग की ध्वनि है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग की है त थ द ध न। प वर्ग की है प प ब म म। अंतस्थ है व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म है देखो श श स ह। आगत व्यंजन है ज फ। संयुक्त व्यंजन श त्र श
क्षत्र ग श्र। अर्ध स्वर है य व। उसके बाद लुंठित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। ऊष्म संघर्ष व्यंजन है स श श ह। उक्षिप्त व्यंजन है ड ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श स श स। उसके बाद में यह भाग बच गया था, इन्हें भी जाने। इसमें है जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओके, ठीक है। पुनः ध्यान दें, वर्ण विचार। स्वर अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ 11 हुआ। अनुसार एक डाले तो अम और अनुनासिक आहा मतलब हुआ अनुसार विसर्ग अनुनासिक मन 11 12 13 हुआ। और ये एक एडिशनल है। आगत ध्वनियां अर्धचंद्र बिंदु नुक्ता ये है। ओके, व्यंजन क ख ग घ ङ च च च च य कवर टवर टवर ट ट ट ट न तवर त त त न पवर प प प प म अंतस्थ यर लवा उसमें उष्म श स स ह 33 हो गए यहाँ तक। उसके बाद ज फ और ड ढ। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ। क्लियर। आगे है सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय और सघोष व्यंजन, देखिए सघोष व्यंजन बोल के बोला है। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये ग से ङ तक ये क्या है, सघोष व्यंजन है। तथा ड ढ ज य र ल व ह य एवं सभी स्वर सघोष है। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन। तथा अंतस्थ स्वर य र ल व महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण श श स ह। नासिक व्यंजन क ख ग ङ ञ ङ ञ ण न म। कंठ वर्ण है अ आ अम क ख ग घ ङ ह। तालव्य व्यंजन है च छ ज ज ञ श य। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ न श। दंत्य है त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन है प फ ब ब म। दंतोष्ठ व्यंजन है व। अयोग वाहक अनुसार अनुसार डैश ऐसा आता है, विसर्ग ऐसा आता है, देखिए। उसके बाद स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि स्वर स्वर यंत्रमुखी घोष ध्वनि ऊष्म संघर्षी ध्वनि ह। अब व्यंजनों का देखते हैं। स्वरों का है, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। कंठ, कंठ से अ आता है, अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है और अ आ निरानुनासिक मौखिक स्वर है। अनुनासिक स्वर अम अहा। तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। छोटा ही ह्रस्व है, बड़ा ही दीर्घ है। अनुनासिक मौखिक स्वर है ई, छोटा ही। अनुनासिक स्वर है बड़ा ही। उसे मूर्धन्य देखिए, मूर्धन्य में क्या है, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। कंठ प्लस तालु कंठ तालो, कंठ तालव्य, ओष्ठ प्लस कंठ कंठोष्ठ। रू ह्रस्व, दीर्घ में देख ए ऐ ओ औ, ये दोनों आते हैं। उसके अलावा ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, उ
ह्रस्व उ, छोटा उ, ह्रस्व उ, बड़ा उ, दीर्घ उ। उसके अलावा देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। कंठ में कौन से आते हैं? देखिए क ख ग घ ङ, उसमें अघोष अल्प प्राण है, अघोष है क और अल्प प्राण है, अघोष ख है और महा प्राण है, सघोष अल्प प्राण है और ग है, घ क्या है? सघोष है और महा प्राण है, और ङ क्या है? सघोष है, अल्प प्राण है और नासिक क्या है? तीनों भी है, सघोष है, अल्प प्राण है और नासिक है। तालव्य, तालव्य ताल, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, उसे तालव्य करते हैं। ताल, ताल से कौन सा आता है? च, देखो च अल्प प्राण है और सघोष है, छ क्या है? अघोष है और महाप्राण है, ज ज ज नॉर्मल ज और नुक्ता वाला ज सघोष है और अल्प प्राण है। उसके बाद झ क्या है? झ देखिए महा सघोष है, महाप्राण है। य क्या है? सघोष अल्प प्राण नासिक है य। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ट देखिए अघोष अल्प प्राण है, ठ क्या है? अघोष महाप्राण, ड क्या है? सघोष अल्प प्राण, ड ढ क्या है? सघोष महाप्राण, और न क्या है? सघोष अल्प प्राण नासिक। उसमें दंत देखिए ऊपरी दांतों के निकट से, त क्या है? अल्प अघोष अल्प प्राण, थ क्या है? अघोष महाप्राण, द क्या है? सघोष अल्प प्राण, ध क्या है? सघोष महाप्राण, न क्या है? सघोष है, अल्प प्राण है, नासिक है। उसमें दंतोष्ट, सॉरी ओष्ठ, ओष्ठ 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 में क्या है? दोनों होठों से, प अघोष है, अल्प प्राण है, अघोष महाप्राण, फ फ नुक्ता वाला फ नॉर्मल फ, और ब देखिए सघोष है, अल्प प्राण है, भ क्या है? सघोष है, महाप्राण है, म क्या है? सघोष अल्प प्राण नासिक। उसके बाद आता है तालव, तालव्य। तालव्य दो जगह आ गया, एक तो तालव्य यहाँ है, च वर्ग तालव्य में आता है। उसके बाद श और य भी तालव्य में, ताल मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, श अघोष और महाप्राण, य सघोष अल्प प्राण। उसके बाद वर्ष्य, वर्ष्य ने मसूड़े, दांत प्लस वसुड़ा दंत मूल से, स र ल ये दो क्या है? स क्या है? अघोष महाप्राण है, और र ल क्या है? सघोष अल्प प्राण है। उसके बाद दंतोष्ठ ऊपर के दांत, निचले होंठ, व सघोष अल्प प्राण है। उसके बाद मूर्धन्य, छत मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग, श अघोष महाप्राण, स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित, ह क्या है? सघोष महाप्राण है। उक्षिप्त, उक्षिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए वह उक्षिप्त कहलाते हैं। क्षिप्त में कौन? ड ढ है, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। देखिए आगत ग्रहित ध्वनि का स्पर्शी ख ग ज फ उष्म संघर्ष अयोग वाक अनुनासिक अनुसार और विसर्ग, ये दोनों। उसके बाद लिखते हैं अनुसार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार देखिए, अनुसार, अनुसार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, अंक,
अंश आदि। वैसे ही देखिए अनुनासिक में अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलते हैं और मुंह से अधिक, जैसे आंत, गांव, चिड़िया आदि। दूसरा पॉइंट है अनुसार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। थर्ड वन पॉइंट है तत्सम शब्दों के अनुसार अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, यंत्र। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, सांचा, आंख, आंगन। इन्हें भी जाने। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। शब्द पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। एक नोट जैसा देखिए, नोट में क्या लिखा है। नोट जैसे राम शब्द में दो अक्षर रा, म एवं वर्ण अक्षर है र, आ, म, अ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। बीएड 2005 AU/PU में पूछे गए प्रश्न कौन से है? देखिए वर्णमाला से वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताइए। दो, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। दीर्घ स्वर 7 है। किस स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। न। उसके अलावा देखिए BA 2000 AU हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। BA 2010 AU भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। रेलवे एग्जाम 1997। कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख। मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? ड, ढ। अल्पप्राण वर्ण कौन से है? क, ग। नासिक व्यंजन कौन से है? ङ, ञ, ण, न, म। ये ऐ वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। अयोग वर्ण कौन से है? अम, अ, अम, आहा। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते? संघर्षी ऊष्म। कौन सा घोष वर्ण है? म। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। उसके अलावा देखिए छ ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। अघोष वर्ण कौन सा है? स, महाप्राण। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ज्ञ। वर्ण किन वर्णों की संयोग से बनता है? ज, ञ। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? क।
यूपी टीजीटी हिंदी 2010। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। अघोष महाप्राण। दिल्ली सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2006। छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में समय अधिक लगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। यूपी टीईटी एग्जाम 2018। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। उसके बाद श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालव्य। ड का उच्चारण स्थान नासिक्य, सॉरी ञ। अयोगवाह कहा जाता है अनुसार एवं विसर्ग को। हमें अर्धस्वर है य र ल व। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? बोले तो मूर्धन्य। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग एवं अनुसार को। उसके अलावा छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श। दंत्य वर्ण है त। हिंदी शब्दकोश में अ वर्ण से पहले आता है। अनुप्रेक्षा। अनुनासिक, निरनुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक डैश ध्वनि है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2019 1 अक्टूबर 19 फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंत, दांत आदि। निरानुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर उधर, घर आदि। विसर्ग। यह व्यंजन अ है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्द के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, दुध, अतः आदि। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। जीभ का भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग ई, ए, ऐ। मध्य भाग अ। पश्च भाग उ, ओ, औ, आ। मुखाकृति के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर देखिए अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, संख्या। संवृत्त स्वर अग्रभाग ई आते हैं, मध्य भाग में कोई नहीं, पश्च भाग में ओ आते हैं, 4 हैं। अर्ध संवृत्त स्वर ए आता है अग्रभाग में, ओ आता है पश्च भाग में और 2 है ये। अर्ध विवृत स्वर है ऐ, अग्रभाग में आता है, अ मध्य भाग में आता है, ओ आ पश्च भाग में, टोटल 4 है। विवृत स्वर में आ आता है जो पश्च भाग में है, 1 है। स्वरों की संख्या 4 है अग्रभाग में, मध्य भाग में 1, पश्च भाग में 6, कुल मिलाकर हो गए हैं 11। उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर होठों की आकृति क्या है? विवृत मुखी है उ, ओ, औ, आ
आवर्तमुखी है आ, आ, ई, ए, ऐ। मात्रा विचार। मात्रा की परिभाषा। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा दी गई है। स्वर मात्रा ऐसी आती है, शब्द नहीं है। आ का देखिए एक दंडी आती है, काम। क में आ है काम। ई का इधर से आता है किसलय, ये आता है। और एक बड़ा वाला ई ऐसी आती है, खीर, बड़ी ई। खी में ई है। ऊ ऐसे गु ऐसा वो आता है और बड़ा वो भू नीचे आता है। रू र तृण ए। के में ए आने से के बनता है, केश। उसके बाद ऐ हई में ऐ वाली मात्रा आती है। ओ में चोर, ओ वाले औ, चौखट। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर देखिए क वर्ग, क ख ग कंठ से कंठ, गले से कंठ वर्ण, उच्चारण स्थान वर्ण नाम। च वर्ग, च छ ज ज य, अंतस्थ य, उष्म श, पिछला भाग, तालु की छत का पिछला भाग, तालव्य। ट वर्ग, ट ट ड ड न, ड ढ उष्म श, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मूर्धन्य। त वर्ग देखिए दंत्य कहते हैं इसे, तथ तथ न, दांत, ऊपरी दांत के निकट से, दंत्य। प वर्ग, प फ ब भ म, ओष्ठ, दोनों ओठों से, ओष्ठ। उसके बाद वर्ष, वर्ष, दांतों के पिछले का कठोर हिस्सा, उच्चारण स्थान है ये, न, स, ज, र, ल। दंतोष्ठ, दांत, निचले ओठ तथा ऊपरी दांतों से, व, फ। स्वरतंत्रीय, स्वर तंत्र से, ह। प्रयत्नों के आधार पर उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उक्षिप्त, अयोगवाह। अर्धस्वर य व, लुंटित र, पार्श्विक ल। स्वरतंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ, श, स अघोष है। सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण तथा ड, ढ, ज, य, र, ल व ह एवं सभी सघोष है। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। प्रथम क, च, ट, त, प, श। द्वितीय अघोष है ये, ख, ज, ट, थ, फ, श, स। सघोष है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, य, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, थ, द, न, प, प, म, य, र, ल, व, ह। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए प्राण का अर्थ हुआ वायु। इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यर, लव, अंतस्थ वर्ण हैं, ये आते हैं अल्प प्राण में। महाप्राण में इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, श, स, ह ऊष्म वर्ण।
नेक्स्ट देखिए अल्प प्राण क ख ग घ ङ च छ क क ग ङ च ज ञ ट ड ण ढ त द न प ब म य र ल व अंतस्य वर्ण। उसके बाद महाप्राण में देखिए ख घ छ झ ठ ड ढ ढ ढ तथा देखिए थ ध फ भ श श स ऊष्मवर्ण। उसके अलावा आगे देखिए वायु के नासिका से निकलने के आधार पर, वायु के नासिका के निकलने के आधार पर नासिक एवं अनुनासिक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से भी बाहर निकलती है नासिकीय ध्वनि कही जाती है। नासिक निरानुनासिक मौखिक जिन किसे कहते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में नासिक का मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, निरानुनासिका या मौखिक ध्वनियाँ कही जाती है। नासिक्य ध्वनियाँ हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन ञ ङ य ण न म अनुसार किसे कहते हैं, देखिए अनुसार तथा अनुनासिक। अनुसार अनुनासिक स्वर है भी अनुनासिक ध्वनि के उदाहरण है। आगत व्यंजन क ख ज फ ग ज फ 5 ध्वनि विदेश भाषाओं की ध्वनियां हैं। हिंदी में 9 विकसित व्यंजन ड ढ न्ह मह लह हिंदी में संरचनात्मक विकास का परिणाम ड तथा ढ क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। हिंदी में ड ढ व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छे में ही बोले जाते हैं। ल न ल तथा म अल्पप्राण व्यंजन आज इनके महाप्राण रूप न म तथा लह स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं, जो न म ल के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के साथ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, जैसे कान काना काना कुमार कुमा म कान्हा कान्हा कुम्हार कुम्हार आला आला अल्लाह अल्लाह। नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। क्ष क और श मिलके श बनते, त्र त और र मिलके त्र बनते, ज्ञ ज और ञ मिलके ज्ञ बनते, श और र बनके श बनते हैं। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजना गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुंथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता। सप्ताह सब प प्लस तह, स्वप्न प प्लस न, स्त्री स ट र, राष्ट्र राष्ट्रीय श ट र, विख्यात ख य, लक्ष्य क श य। ये सब संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं। व्यंजन द्वित्व जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, भीतर, 80, 90, इक्का। विशेष तथ्य हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि।
उक्षिप्त हिंदी के ड ढ व्यंजन उक्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ड ढ इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आती है। अयोग वाहक हिंदी की वर्णमाला के अनुसार ये चिन्ह तथा विसर्ग ये चिन्ह को अ का आधार लेकर अहम तथा अहा के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाहक कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी है, व्यंजन भी है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाहक कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाहक कहे जाते हैं। देखिए विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहरा या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग आवश्यक है। श्री कांता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे विराम पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्ह को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। विराम का अर्थ ठहरा हुआ। श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20। अल्प विराम अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20। अल्प विराम का चिन्ह है ये। अर्ध विराम का ए। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह का प्रयोग डैश इसमें किया जाता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अल्प विराम। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए विराम चिन्ह है जीरो, ये ब्रैकेट वाला। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निराशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है डबल डैश। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। विराम चिन्हों के भेद। श्री कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थक, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश, संयोजक चिन्ह हो के, समसामयिक चिन्ह ये। कोष्टक 3 तरह के आते हैं। अंतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, पूर्ण विराम। इसे श्री कांता प्रसाद गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह ये वाला हो गया। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ओके। लाघव चिन्ह जीरो मतलब। लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह,
उसके बाद पाद बिंदु, हंसपद, हंसपद, टीका सूचक, ओके, ताल, तुल्यता सूचक, ओके, समाप्ति सूचक,